प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम आत्महत्या की परिभाषा, विशेषताएं, कारण और प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूअस में ये वीडियो भी जारी किया जा रहा है। चूँकि उसमें हमने आत्महत्या के प्रथम प्रकार अहमवादी आत्महत्या की चर्चा की है। परार्थवादी आत्महत्या के भी कुछ अंशों की उसमें चर्चा की है। तो हम यहाँ परार्थवादी आत्महत्या से प्रारंभ करते हैं कि परार्थवादी आत्महत्या ठीक अहमवादी आत्महत्या के विपरीत है। अर्थात जब किसी समाज में इतना अधिक एकीकरण हो जाता है कि वहाँ व्यक्ति का महत्व ही समाप्त हो जाता हो, व्यक्ति हर क्रिया का निर्देशक समाज हो, व्यक्तिगत रुचि और विचार को बुलाकर उसके स्थान पर सामूहिक रुचि और विचार को महत्व दिया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या को दुर्खिम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। और चूँकि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, व्यक्ति और समाज के मध्य की दूरी समाप्त हो जाती है, समूह के हितों के सामने व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन में समूह के प्रति असीम श्रद्धा होती है और व्यक्ति हंसते हंसते समाज के लिए बलिदान कर देने की भावना से प्रेरित होकर के आत्महत्या कर लेता है। कुछ उदाहरण भी दुर्खिम ने दिए हैं, जिनके पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की है। डेनमार्क के सैनिकों का उदाहरण दिया है उन्होंने। और यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में कई उदाहरणों को देखा जा सकता है कि यहाँ कुछ साधु सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधिस्थ होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत पहले यहाँ विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में देखें तो सती प्रथा थी, जौहर प्रथा रही है। ये आत्महत्याएं परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में ही आती है। बौद्ध धर्म में निर्माण की प्राप्ति के लिए आत्मदाह या आत्मनाश को स्वीकृति देना, ये भी परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है। जैन धर्म में भूखे रह कर के आत्महत्या करना, जिसको संथारा कहा जाता है, या गंगा नदी के तट पर मुक्ति पाने के लिए करवट लेना या गंगा के पानी में कूद जाना, इस तरह की जो आत्महत्याएं हैं वो सब परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार से परार्थवादी आत्महत्याओं को दुर्खिम ने समझाया है कि किस तरह से व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आत्महत्या करता है। अर्थात समाज ही उसके लिए सर्वोपरि है, समाज के हित ही सर्वोपरि है। अपने हितों को भूल करके समाज के हितों के लिए जब वो आत्महत्या करता है, तो ऐसी आत्महत्याओं को परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत रखा गया है। और परार्थवादी आत्महत्या को 3 प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। पहला, कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या। दूसरा, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या। तीसरा, उग्र परार्थवादी आत्महत्या। प्रथम प्रकार की आत्महत्या सामाजिक कर्तव्य समझकर की जाती है। अर्थात कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या कर्तव्य समझ करके की जाती है। यहाँ समाज की इच्छा या आदेश को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानकर व्यक्ति आत्महत्या के लिए बाध्य होता है। दूसरे प्रकार की आत्महत्या, वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या, को समाज प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखता है। अतः व्यक्ति प्रतिष्ठा पाने के लिए आत्महत्या करता है, न कि मजबूर होकर के। तीसरे प्रकार की जो आत्महत्या है, उग्र परार्थवादी आत्महत्या, इसमें
सामाजिक पर्यावरण व्यक्ति को समाज की शक्ति के सम्मुख स्वत्वहीन या मूल्यहीन होने की अनुभूति करा देता है तथा ऐसी स्थिति में समाज की शक्ति में अपने व्यक्तित्व को विलीन कर देने के लिए वह आत्महत्या करता है। तो इस प्रकार से परार्थवादी आत्महत्या को 3 भागों में बांट करके देखा जा सकता है। अब हम तीसरे प्रकार की आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या की बात करें, उससे पहले अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्याओं के कुछ वैश्विक अंतरों को समझेंगे तो इन दोनों को और भलीभांति समझ सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पहले अंतर की यदि बात करें तो अहमवादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं करता, वरन समाज से अलगाव व्यक्ति को इतना निराश उदासीन बना देता है कि उसके सामने मरने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में समाज प्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य करती है। आत्महत्या उसके लिए एक कर्तव्य हो जाता है। दूसरा जो अंतर है, अहमवादी आत्महत्या का मूल कारण अति से व्यक्तिकता है, जबकि परार्थवादी का अत्यंत न्यून व्यक्तिकता है। तीसरा, अहमवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि समाज व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दे देता है कि सामाजिक जीवन से पलायन कर जाए, उसकी चिंता न करे, अपनी स्वेच्छा का पालन करे। जबकि परार्थवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि इसमें समाज व्यक्ति पर पूरी तरह हावी हो जाता है, उसके व्यक्तित्व को निगल जाता है और अपने शिकंजे में कस लेता है। चौथा अंतर, अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी हो जाता है कि उसे अपने स्वयं के अलावा संसार में कोई सत्य दिखाई नहीं देता। जबकि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी होता है कि उसे अपने व्यक्तित्व में कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता, समाज ही सच होता है। पांचवा अंतर, अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति की व्याकुलता में असाध्य मानसिक बोझ व उत्साहहीनता होती है। व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पूर्ण विराम लग जाता है, जबकि परार्थवाद में आशा की किरणें निहित होती है। वर्तमान जीवन से परे अनंत सौंदर्य से पूर्ण एक नई दुनिया में विश्वास होता है। इस जीवन की लीला को समाप्त कर सत्यम शिवम सुंदरम की परिधि में प्रवेश की लालसा होती है। छठा जो अंतर होता है, अहमवादी आत्महत्या का संबंध नैतिक क्षीणता और नैतिक अभाव से है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या का संबंध नैतिक चेतना की शक्ति, सामाजिक भागीदारी, अवैयक्तिकता, त्याग और समर्पण की भावना से अधिक होता है। तो इस प्रकार से हम अहमवादी और परार्थवादी दोनों प्रकार की आत्महत्याओं के अंतर से इन दोनों को भलीभांति समझ सकते हैं। अब हम तीसरे प्रकार की जो आत्महत्या दुर्खिम ने बताई है वो है आदर्शहीन आत्महत्या। और इस प्रकार की आत्महत्या उस समय की जाती है जब समाज में नियमहीनता अथवा आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा या अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आर्थिक संकटों के समय या पारिवारिक वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीन स्थिति में आत्महत्या की जाती है। संक्षेप में यदि हम कहें इसको, तो आदर्शहीन आत्महत्या उन परिस्थितियों से उत्पन्न होती है जिसका सामना व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं करता। ऐसी स्थिति में वह नई परिस्थितियों से
अनुकूलन नहीं कर पाता, उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, समूह का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आत्महत्याओं को बढ़ावा मिलता है। आदर्शहीन आत्महत्या को समझाने की दृष्टि से दुर्खिम ने बताया कि जब सामाजिक नियमों का प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है, लोग मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं, तब समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। आर्थिक और अन्य प्रकार के संकट सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता के लिए उत्तरदायी है। समाज की इसी अवस्था को दुर्खिम ने आदर्शहीनता या एनोमी नाम दिया है। इस दशा में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सम्मुख कोई आदर्श नियम नहीं रहते, वे दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसको आदर्शहीन आत्महत्या की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। चूँकि आदर्शहीन आत्महत्या का संबंध आर्थिक संकट और वैवाहिक जीवन से भी जोड़ा है दुर्खिम ने। चूँकि व्यक्ति के सामने एकाएक आर्थिक संकट उत्पन्न होता है तो भी व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और आर्थिक संकट का भली भांति सामना नहीं कर पाता और वह आत्महत्या कर बैठता है। वैवाहिक जीवन में भी दुर्खिम ने कहा है कि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में ही आदर्शहीन अवस्था दिखाई नहीं देती, वरन वैवाहिक जीवन में भी दिखाई देती है। वैधव्य संकटपूर्ण दशा है ये। पति या पत्नी की मृत्यु के कारण परिवार में आदर्शहीनता पैदा हो जाती है। विदुर या विधवा नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाते और आत्महत्या का मार्ग अपना लेते हैं। कई बार पृथक्करण, परित्याग, विवाह विच्छेद की स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से वैवाहिक कारणों के कारण भी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण वह आत्महत्या कर लेता है, तो उसे हम आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। चूँकि मुख्य रूप से तीनों प्रकार की आत्महत्याओं का ही उल्लेख दुर्खिम ने किया है, लेकिन उपरोक्त तीनों प्रकार की आत्महत्याओं के अलावा भी कुछ ऐसी आत्महत्याएं होती है जिनको घातक आत्महत्या की श्रेणी में रखा जा सकता है। और इस प्रकार की जो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं वो होते हैं अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता, कठोर नियम पालन आदि, जिनसे तंग आकर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है। और इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति या कोई युवक अपनी स्वतंत्र वासना पूर्ति की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है, किंतु समाज का नियम उसे एक पत्नी तक सीमित रहने को बाध्य करता है, तो वह मजबूरी में आत्महत्या की ओर प्रेरित हो जाता है। इसी प्रकार संतानहीन विवाहित स्त्री इत्यादि उदाहरणों के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से घातक आत्महत्याएं भी की जाती है। जब समाज का अत्यधिक नियंत्रण हो, आदर्शवादिता हो, कठोर नियम पालना हो, तो उनसे तंग आकर के व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है तो उसे घातक आत्महत्या की श्रेणी में रखा गया है। अब चूँकि आत्महत्या के प्रकारों से स्पष्ट है कि समाज में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है और यह एक सामाजिक तथ्य है, क्योंकि आत्महत्या की प्रकृति सामाजिक है। आत्महत्या को किसी भी दृष्टि से व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को समाप्त करता है लेकिन उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, समाज उसके दुष्परिणामों से प्रभावित होता है। और चूँकि ऐसी व्याधिकीय घटनाएं समाज में नहीं हो, उसके लिए कुछ उपाय, कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में सुझाव भी दिए हैं, स्वयं दुर्खिम ने भी सुझाव दिए हैं, और आप जैसे विद्यार्थी भी इसमें नए सुझाव जोड़ सकते हैं। जब सुझाव की बात करें हम, तो मुझे लगता है कि इसमें
कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या समाज के लिए घातक है और इसको रोकने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था हो जिससे कि लोग आत्महत्या नहीं करें। किंतु दुर्खिम ने यहाँ कठोर दंड के स्थान पर नैतिक दंड की व्यवस्था की मांग की थी, सुझाव दिया था। और चूँकि कठोर दंड के रूप में ये हो सकता है कि आत्महत्यारे को अंतिम संस्कार से वंचित किया जाए, उसके पारिवारिक, नागरिक, राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाए। दूसरा जो सुझाव है वो ये हो सकता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए जिससे कि आत्महत्या की दरों में कमी लाई जा सके, क्योंकि शिक्षा द्वारा चरित्र, बुद्धि और विचारों को शुद्ध किया जाता है और समाज का पर्यावरण भी शुद्ध होता है। जहाँ स्कूल का वातावरण बच्चों के लिए जितना अधिक अच्छा होगा उतनी अधिक अच्छी शिक्षा बच्चे ग्रहण कर पाएंगे। तो इसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार के द्वारा आत्महत्या को रोका जा सकता है। तीसरा जो सुझाव है वो ये है कि समूह में संगठन की पुनर्स्थापना और निरंतरता हो, समाज में नियंत्रण शक्ति मजबूत हो, समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण हो, जिससे कि वो अपने आप को असहाय महसूस नहीं करे और इस प्रकार से रोका जा सकता है आत्महत्या। और चौथे सुझाव के रूप में दुर्खिम की हम यहाँ बात करें तो दुर्खिम ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए तलाक की छूट बंद कर देने का भी सुझाव दिया है। तलाक का कारण स्त्री पुरुष में असमानता, असामंजस्य है। इन्हें रोकने के लिए स्त्री पुरुष को समान रूप से सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। पांचवा सुझाव है कि आधुनिक युग में आत्महत्या में वृद्धि का एक कारण व्यक्ति की इच्छाओं की असीमित वृद्धि और नैतिक पतन है। अतः आत्महत्या को रोकने के लिए इच्छाओं को सीमित किया जाए और नैतिकता में वृद्धि की जाए। वर्तमान में राज्य का कार्यक्षेत्र एवं नियंत्रण बढ़ गया है, उसका नियंत्रण भी औपचारिक ही है। वर्तमान में समाज का दबाव कम हुआ है और व्यक्ति का मनोबल गिरा है। राज्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को संगठित करने में असफल रहा है। अतः ऐसे स्थानीय समूह विकसित किए जाएं जो राज्य सत्ता के अधीन होते हुए भी स्वतंत्र सत्ता रखे। वे सामाजिक संगठन और शक्ति में वृद्धि का कार्य करें। तो इस प्रकार से सुझावों के आधार पर आत्महत्या को रोक सकते हैं। नवीन व्यापकीय जो परिस्थितियां हैं उन पर नियंत्रण किया जाए और इस प्रकार से व्यक्ति को एक स्वस्थ समाज में जीने का पूरा मौका दिया जाए तो आत्महत्याएं रोकी जा सकती है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत से असहमति प्रकट करते हुए उसकी आलोचना भी की है और उनकी आलोचना जो है वो इस प्रकार की है कि आत्महत्या जैसी घटना को आंकड़ों के आधार पर समझना उतना सरल नहीं है जितना कि दुर्खिम ने समझाने का प्रयास किया है। दूसरा कि दुर्खिम ने जिन देशों के आधार पर आत्महत्या के तथ्य प्रेषित किए हैं उनको पूरे विश्व के संदर्भ में समझना उपयुक्त नहीं होगा। तीसरा, दुर्खिम ने आत्महत्या के लिए पूर्ण रूपेण समाज को ही उत्तरदायी माना है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों की उपेक्षा की है, जबकि आत्महत्या में व्यक्तिगत कारण भी काफ़ी कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी प्रकार के कारणों को उसमें समाहित करें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो इस प्रकार से आलोचनाओं के बावजूद भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्खिम की आत्महत्या की अवधारणा समाजशास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, उस संदर्भ में कहा जा सकता है कि दुर्खिम ने बहुत पहले इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया था कि समाज में भविष्य में किस तरह की घटनाएं घटेगी, और जो कारण बताए गए हैं वो आज की परिस्थितियों में भी उचित प्रतीत होते हैं। चूँकि व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो कहीं न कहीं समाज का इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा रोल होता है, और समाज ही उसको इस तरह के कृत्यों से रोक सकता है। समाज ही आत्महत्या को रोकने के लिए ठोस कदम उठा सकता है। धन्यवाद।